अब हम सेक्स गुरु ओशो की सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार बंसल आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं ओशो की हैंडराइटिंग एनालिसिस करूंगा। और हैंडराइटिंग एनालिसिस का मतलब है हैंडराइटिंग एनालिसिस केवल सिग्नेचर एनालिसिस नहीं, सिग्नेचर एनालिसिस भी करेंगे लेकिन वो बाद में। हैंड राइटिंग के बारे में ये कहा जाता है हैंड राइटिंग इज माइंड राइटिंग। तो असली चीज़ है हैंड राइटिंग एनालिसिस या ग्राफोलॉजी। और ये जो हमने उनका सैंपल लिया है राइटिंग का, ये फरवरी 1976 का है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन दिनों उनका नाम भगवान श्री रजनीश था। ये 11 लाइनों का सैंपल है और इसको अलग अलग एंगल से हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो आलेख है उसकी व्यवस्था कैसे की गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज स्क्रिप्ट है, ये एकदम सुव्यवस्थित है। एक जैसे अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग कर रखा है। सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म है, इसका मतलब है क्लैरिटी ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग। जब वो लिख रहे हैं तो उसका दिमाग एकदम स्पष्ट है, क्या कहना है, क्या कम्युनिकेट करना है पढ़ने वालों को। तो लेखक अपने गुणों का अधिक से अधिक उपयोग करेगा और अपने दोषों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखता है और जो भी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति का अपने पर नियंत्रण है, अपने भाग्य पर नियंत्रण है। और लेटर्स आप देखोगे ज़्यादा सजा संवार के नहीं बनाए हुए, कोई अनअलंकृत हैं, सिंपल हैं। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जीवन में सरल बनाना चाहता है हर चीज़ को। तो ओशो ने आप देखो कितने एक से एक धुरंधर वैज्ञानिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, धर्म पुरुष हुए हैं। उनके सिद्धांतों को, उनकी विचारधाराओं को स्पष्ट सरल शब्दों में लोगों के सामने प्रस्तुत किया उन्होंने। तो कुल मिला के आप देखेंगे लीजिबल राइटिंग है, आराम से पढ़ी जा सकती है, हर एक वर्ड आराम से पढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब एक्यूरेट थिंकर है, पर्सन एकदम सटीक विचारक है। अब आइए दूसरा पॉइंट लेते हैं। अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ लेटर यूज़ की गई है यहाँ पर। कन्वेंशनल फॉर्म बहुत कम है, अक्षरों के गैर पारंपरिक रूप का उपयोग किया गया है। जिस तरह आप देखो हाई टी बार हैं, अपर और लोअर लूप गायब हैं एकदम लगभग। वर्ड कैपिटल में है कुछ, जिस तरह यस, योगा, गॉड कैपिटल में यूज़ कर रखे हैं। एम एन एच एंगुलर हैं बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अनकन्वेंशनल है पर्सन। वो रूढ़ियों को तोड़ेगा, समाज की रूढ़ियों को अंधाधुंध एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, कोई भेड़ चाल में नहीं चलने वाला। अपारंपरिक पर्सन है और उन्होंने रूढ़ियों को धड़ल्ले से तोड़ा। अब आइए तीसरा पॉइंट है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर क्या बताते हैं, पर्सनल टेस्ट, व्यक्ति की उसकी खुद की अभिरुचि क्या है। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी बात की थी, योगा, यस और गॉड, 3 कैपिटल वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं टेक्स्ट में ही। तो योगा या योग तो उनके दिल के बहुत करीब है ही। पतंजलि योग सूत्र पे उनके 5 पार्ट में उपदेश हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि पर, साधना पर उन्होंने इतना डिटेल में बोला है। ये सभी पतंजलि योग सूत्र के पार्ट हैं। और फिर यस, यस में क्या है, यस टू एग्जिस्टेंस। उन्होंने भगवान के लिए ज़्यादातर एग्जिस्टेंस या अस्तित्व का प्रयोग किया है शब्दों का। तो एग्जिस्टेंस से पहले उन्होंने यस वो भी कैपिटल में लिख दिया। चौथा पॉइंट वो यही है, यस टू एग्जिस्टेंस, वो स्पेशल है। आप देखो इसकी फॉर्मेशन, पहले तो एग्जिस्टेंस से पहले ही यस लिख दिया कैपिटल में, और फिर एग्जिस्टेंस पे ध्यान देंगे तो ई जो है लाइन ऑफ राइटिंग से एकदम ऊपर उठ गया। मतलब ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है उस पर, एग्जिस्टेंस वर्ड पे ध्यान देते हुए उछल गए वो। और टी बार है जो, वो टी स्टेम को टच नहीं कर रहा, हट गया वहाँ से, एकदम से भावनाओं का विस्फोट है, मेंटल एंग्जाइटी एकदम प्रकट हो रही है यहाँ पर। तो यस टू एग्जिस्टेंस मतलब उन्होंने सभी धर्मों को, सभी धर्म पुरुषों को, सभी दार्शनिकों को, विचारक, सूफी कवि थे, संत कवि थे, उन सब पे बोला, उन सबको अपने जीवन में जगह दी। 5वां पॉइंट है हैंड राइटिंग स्मॉल साइज की है। स्मॉल साइज हैंड राइटिंग बताती है कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता, एकाग्रता शक्ति, बातों की तह में जाना। वैज्ञानिक बुद्धि वाला व्यक्ति है, व्यवस्थित है, केयरफुल एंड इंडस्ट्रियस है,
मेहनती है, सावधान है और डेस्क जॉब पसंद करता है व्यक्ति, लाइमलाइट पसंद नहीं करता। जबकि सिग्नेचर उनके कुछ और ही कहते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन राइटिंग इस टाइप की है, द पर्सन डजेंट लाइक लाइमलाइट। अब आइए छठा पॉइंट लेते हैं, स्लोप ऑफ राइटिंग। आप देखोगे लेख जो लिखा हुआ है सारा राइटिंग है उसका वो राइट की तरफ स्लांट है, वर्टिकल से 30 से 45 डिग्री राइट की तरफ झुकी हुई है राइटिंग। तो ये शो करती है व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुख है, सामाजिक संपर्क चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेंडली है, स्नेही स्वभाव का है, अफेक्शनेट नेचर है, व्यक्ति संसार से मेल जोल चाहता है, मिलनसार होता है और दिल की सुन के चलता है। अब आइए 7th पॉइंट देते हैं। 7th पॉइंट है लाइन ऑफ राइटिंग। लाइन ऑफ राइटिंग में देखेंगे लगभग बिल्कुल हॉरिजेंटल है, लेखन की आधार रेखा बेस लाइन जो है बिल्कुल सीधी है लगभग। तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार माना जाता है, सिंसियर पर्सन है, अपने कामों में सीधा सच्चा साफ गोई पसंद है, सीधा साफ मुंह पे कहता है एकदम जो कहना है, अपने उद्देश्यों में ईमानदार है और रिलायबल आदमी है, भरोसा कर सकते हो। तो ये व्यक्ति क्योंकि कोरे कागज़ पे लिखा हुआ है, तो कोरे कागज़ पे आप अपनी लाइन अपने आप बनाते हो राइटिंग की। तो ऐसा व्यक्ति क्या अपने खुद रूल रेगुलेशन बनाता है ज़िंदगी में और फिर उनको फॉलो करता है, भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। तो हैंड राइटिंग एनालिसिस जब हम करते हैं ना, एक एंगल से कुछ एक बात पता चल रही है, दूसरे एंगल से उसका अपोजिट भी हो सकती है और फिर उसका एक सम टोटल निकाला जाता है। तो मैं यहाँ ना तो महिमा मंडित कर रहा हूँ और ना मैंने क्रिटिसाइज़ करना है, मैं केवल ग्राफोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर ये जो नमूना है राइटिंग का हमारे पास, इसको एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आइए 8वां नज़रिया लेते हैं, जोन। तो ग्राफोलॉजी में 3 जोन में बांट दी जाती है राइटिंग। जिस तरह आप देखो, ए यूनिजोनल लेटर है, बी बाईजोनल है, अपर जोन एंड मिडल जोन, सी फिर यूनिजोनल है, डी फिर बाईजोनल है, लेकिन वाई क्या है, मिडल एंड लोअर जोन, जेड भी मिडल एंड लोअर जोन, और केवल एफ ऐसा होता है एक लेटर जो ट्राईजोनल होता है, तीनों जोन में वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन है व्यवहारिक क्षेत्र, मिडल जोन ज़्यादा इनका प्रोमिनेंट है, 2.5 से 3.5 मिलीमीटर लगभग है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मिडल जोन पे जोर है। आप देखो अपर जोन पे, लोअर जोन में लूप वगैरह ना के बराबर है केवल। तो असली जोर किस पे है, प्रैक्टिकलिटी पे, सामाजिक जीवन पर, रोज़मर्रा के मामलों पर। उनकी ज़्यादा जोर किस पे था, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जियो। जो लोअर जोन होता है वो है पास्ट, मिडल जोन क्या है वर्तमान, और अपर जोन क्या होता है फ्यूचर। तो सामाजिक मेल मिलाप पे ज़्यादा जोर है। 1976 का लिखा हुआ है ये टेक्स्ट। 1976 में बहुत ज़ोरों शोरों से वो अपना आश्रम विकसित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे उसको, और वहाँ हज़ारों विदेशी आ रहे थे, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, पूरे यूरोप से। पुणे में भरा हुआ था आश्रम और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सी चीज़ों पे प्रैक्टिकल किए जा रहे थे, छोटे छोटे कोर्स किए जा रहे थे, ध्यान के, साधना के, इस तरह से। तो सारा जोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे था, किस तरह से लोगों से संबंधित हुआ जाए, किस तरह से ज़्यादा लोगों तक अपना नाम पहुंचाया जाए। ऊपरी जोन में कोई लूप नहीं है यहाँ देखिए। तो इसका मतलब क्या है, लेखक बकवास बिल्कुल नहीं पसंद करता, निरर्थक बातों को कोई अहमियत नहीं देता, दूसरों की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करता। तो ऊपरी जोन में अगर लूप होते तो इससे इमेजिनेशन और कंसेप्शन देखा जाता है, संकल्पना, विचार बनाना। तो वो किससे देखा जाता है, बी, एफ, एच, के, एल, इनमें ऊपर लूप जो होते हैं उनसे ये सब देखा जाता है। धर्म और दर्शन के मामले में व्यक्ति कितना कल्पनाशील है, लेकिन यहाँ पर ये लूप ना के बराबर हैं। एच 12 बार लिखा गया है, लेकिन 10 बार उसमें कोई लूप नहीं है और 2 बार ना के बराबर लूप हैं। तो लूप अगर ऊपर नहीं है तो वो दूसरी चीज़ें उसकी भरपाई कर सकती हैं, जिस तरह टी बार और आई डॉट, ये कंपेंसेट कर सकते हैं। तो अपर क्वालिटी देते हैं वो टी बार और आई डॉट अगर लूप नहीं है तो। निचला क्षेत्र बहुत छोटा है यहाँ पे, लोअर जोन। लोअर जोन से क्या देखते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और होर्डिंग द मनी, तो पैसा इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के रखना, उस पर कोई ध्यान नहीं है ज़्यादा। और दूसरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है। अब आइए 9वां पॉइंट लेते हैं। 9वां पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स एंड वर्ड्स। आप देखेंगे 11 लाइनें हैं, यहाँ हर लाइन 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस है लगभग बराबर है। वर्ड्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग बराबर सा है सभी में।
ठीक है। तो लाइंस और वर्ड्स के बीच में एक जैसी स्पेसिंग होने का मतलब होता है पर्सन लॉजिकल है, तार्किक दिमाग है, वेल बैलेंस्ड माइंड है, बहुत अच्छा संतुलित दिमाग है, बढ़िया निर्णय शक्ति है, गुड जजमेंट पावर। अब आइए 10th पॉइंट लेते हैं, स्पेसिंग बिटवीन अल्फ़ाबेट्स। अब आप देखिए अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं, जिस तरह पहले ही लाइन में है लास्ट वर्ड होल। होल में आप देखो W अलग लिखा हुआ है, H अलग लिखा हुआ है, फिर O अलग लिखा है और L और E कंबाइन कर दिया गया है। मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स का जो एक वर्ड था उसमें 1 2 3 जगह ब्रेक है। और इसी तरह तीसरी लाइन में देखिए कंट्राडिक्शंस में आप देखेंगे 6 बार ब्रेक है। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति एक काम को शुरू कर रहा है फिर बीच में ब्रेक ले रहा है, मतलब सोच विचार कर रहा है, जगह दे रहा है, स्पेस खाली है ना। तो ये मतलब है लचीला दिमाग। इस व्यक्ति का दिमाग बहुत लचीला है, बहुत इलास्टिक माइंड है। ये व्यक्ति नए नए विचारों का स्वागत करने के लिए तैयार है, केवल उनके नएपन की वजह से ही कि ठीक है नया है आने दो। तो उन्होंने आप देखिए बुद्ध पे भी बोला, महावीर पे भी बोला, जरथुस्त्र पे भी बोला, जीसस पे बोला, नानक पे बोला और कबीर जैसे 2500 संत कवियों पे बोला और आधुनिक विचारकों पे, हर एक पे बोला उन्होंने। संसार भर की बहुत सी साधना पद्धतियाँ उन्होंने अपने आश्रम में इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो स्मॉल ब्रेक्स हैं, जो लेटर्स के बीच में जो ब्रेक्स हैं वो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बताते हैं। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान। जितने ज़्यादा ब्रेक होंगे उतना ही ज़्यादा अंतर्ज्ञान का प्रयोग करता है व्यक्ति। जितना ज़्यादा कनेक्टेड है उतना लॉजिकल क्वालिटीज़। तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड दोनों टाइप की राइटिंग है ये। तो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का यूज़ करेगा, ये मतलब हुआ। अब आइए 11 नंबर पॉइंट लेते हैं, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड राइटिंग। जो ये राइटिंग है ये कहीं कनेक्टेड है कहीं डिसकनेक्टेड है। इसके और भी मतलब हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं इसके। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ऐसा व्यक्ति वर्सेटाइल होता है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, एडेप्टेबल है, कहीं भी ढल जाता है, अपरंपरागत है, अनकन्वेंशनल। और नेगेटिव क्या क्या हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, इरिटेबल ओवर ट्राइफल्स, अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट। 2 बार आप देखिए टी स्टेम को टी बार टच नहीं कर रहा, जिस तरह मोनोटोनस और एग्जिस्टेंस, 2 मामलों में वो भी अधीरता का साइन है। और इनकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं। अब आइए 12वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 12वां पॉइंट है टर्मिनल स्ट्रोक्स। कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड कैसे एंड हो रहा है। आप देखेंगे वाई एकदम से एंड हो रही है, इसको ब्लंट एंडिंग कहते हैं, ब्लंट एंडिंग ऑफ वाई। वाई का कोई लूप नहीं बन रहा और एकदम से सडनली एंड हो जाती है, काफ़ी थिक। तो ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहता है। आम भाषा में कह सकते हैं रूखा है, मुंह फटा आदमी। और इसी तरह टी बार आप देखेंगे ना, टी बार जो है एकदम स्ट्रेट, बहुत लंबे, बहुत प्रेशर वाले हैं और एकदम से एंड होते हैं वो। मतलब टी बार का जो टर्मिनल है वो ब्लंट एंडिंग है उसकी। तो इसका क्या मतलब है, चातुर्यहीन ईमानदारी या स्पष्टवादिता। मतलब कोई डिप्लोमेसी नहीं खेल रहा आदमी, जो कहना मुंह पे कहना है। तो ऐसा व्यक्ति आम तौर पे अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होता। तो बुरा लग सकता है, उन्होंने भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, शंकराचार्य हो, कोई कितना बड़ा विचारक क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ा, सभी को क्रिटिसाइज किया। तो अगर वेल ऑर्गेनाइज स्क्रिप्ट है, इसमें ईमानदारी का संकेत है ये किस्म से। तो आदमी इतना ज़्यादा ईमानदार है कि उसे कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। अब आइए 13 नंबर पॉइंट लेते हैं, आई डॉट्स। आई डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफोलॉजी में। 28 बार यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है, स्मॉल आई का, और हर बार डॉट लगाया है। 8 बार एकदम टॉप पे, 9 बार लेफ्ट साइड में और 11 बार थोड़ा राइट साइड में। तो आई डॉट का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, सटीकता, स्मृति, मेमोरी पावर बहुत अच्छी। जितना ज़्यादा आई स्टेम के नज़दीक लगाएंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी पावर, जितना ऊपर लगाएंगे तो मेमोरी पावर कम, इस तरह से होता है। लेकिन जितना नीचे लगाएंगे
तो उतना इमेजिनेशन कम होती है, जितना ऊपर लगाएंगे तो इमेजिनेशन पावर बढ़ गई, जितना राइट में लगाएंगे तो उतना इम्पेशेंट हो जाता है आदमी, फ्यूचर ओरिएंटेड है, जितना आई स्टेम से पीछे की तरफ लगाएंगे बैक साइड में उतना प्रोक्रेस्टिनेशन, सोच समझ के टाइम लेता है अपना, तब आदमी आगे बढ़ता है। तो इनमें सारी क्वालिटी आ रही है यहाँ पर। तो क्या क्या देता है डॉट, गुड मेमोरी, अच्छी याददाश्त, विवरणों के प्रति चौकस रहना, अटेंटिव टू डिटेल्स, सजग और सावधान होना, कॉशियस एंड केयरफुल। जब ये डॉट हल्के होते हैं लेकिन सुदृढ़ है, फर्म है, लाइट एंड फर्म डॉट्स, तो ये बताते हैं द पर्सन इज फुल ऑफ मोरल करेज, नैतिक साहस युक्त व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति जो उसे सही लगता है उसे करने की भी हिम्मत रखता है। जिस तरह ओशो ने जो उनके मन में आया, जो उन्हें लगता था सही है लॉजिक के हिसाब से, तो उन्होंने कह दिया, सामने वाले को बुरा लगता है लगता रहे। और राउंडेड आई डॉट है अगर, ये बताती है लॉयल्टी, समर्पण, स्वामी भक्ति। अब स्वामी तो उनका कोई था ही नहीं, किसी को मानते ही नहीं थे, तो यहाँ स्वामी भक्ति क्या है, अपनी सोच, अपना जो दर्शन था उनका, उसके प्रति समर्पण, ये मतलब हुआ। अब आइए 14वां पॉइंट लेते हैं, टी क्रॉसिंग। स्मॉल टी जो होती है उस पर जो क्रॉसिंग है टोटल 27 बार यहाँ पे यूज़ कर रखी है 11 लाइनों में, और केवल 2 बार ऐसा है जब वो स्टेम को टच नहीं कर रही, ज़्यादातर मामलों में बिल्कुल ऊपर टॉप पे लगाई हुई है, केवल 3-4 मामले ऐसे हैं जिसमें टॉप पे नहीं है। तो टी जब सावधानी से क्रॉस किया गया हो तो बताता है पर्सन इज काम एंड श्योर, शांत और निश्चित व्यक्ति है, सर्टन नेचर है, एक जैसा स्वभाव। और ओवरऑल इसे देखते हैं एम्बिशन एंड वर्क ड्राइव, जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन, उतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी, ओशो को तो कहा जाता है ओवर एम्बिशियस थे वो, और उतना ज़्यादा ऊर्जस्विता, एनर्जी, ऊर्जा शक्ति। अब देखो कितना गहरा है, कितना लंबा टी बार है ज़्यादातर। तो टी क्रॉसिंग की आदर्श दूरी जो है ना बेस लाइन से 2/3 ली जाती है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर आप देख रहे हो टॉप पे है, तो हायर गोल्स हैं, बहुत उच्च आदर्श स्थापित कर रखे हैं, महत्वाकांक्षी प्रकृति है। टी क्रॉसिंग जब बहुत हैवी हो ना तो स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन होती है, मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प। क्रॉस बार की लंबाई से पता चलता है उत्साह कितना है, यहाँ लंबाई बहुत ज़्यादा है तो क्या है, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। टी क्रॉसिंग बहुत लंबी हो, भारी प्रेशर वाली हो, और दूसरे लेटर्स को घेरे हुए हो, जिस तरह तीसरी लाइन में आप देखिए कंट्राडिक्शंस वर्ड है, फिर 10वीं लाइन में दोज वर्ड है, इसमें टी क्रॉसिंग जो है वो नीचे के 2 अल्फ़ाबेट को घेरे हुए है। तो ये क्या बताती है, हावी होने वाली प्रकृति, डोमिनेटिंग नेचर, दबंग या प्रभुत्व या वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्तित्व, अथॉरिटेटिवनेस। टी स्टेम के दाहिनी ओर बना टी बार का मतलब है व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ है। यहाँ देखिए ज़्यादातर वैसे तो बराबर है, लेकिन कई मामलों में राइट वाला जो बार है, हिस्सा बार का, वो ज़्यादा है। तो ऐसा व्यक्ति एंथुजियास्टिक है, इम्पल्सिव है, व्यग्र हो जाता है, अधीर हो जाता है। और 2 मामलों में मैंने बताया ना, एक तो मोनोटोनस और एक एग्जिस्टेंस, दोनों में टी स्टेम को टच नहीं कर रहा टी बार। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परामेंटल है पर्सन, मोनोटनी उनके लिए वो पसंद करते नहीं थे, एक ही तरह के काम, एक ही आदमी पे बोलना। बहुत वर्सेटाइल थे, 1.5 लाख के लगभग किताबें पढ़ रखी थी, अलग अलग धर्मों पे, अलग अलग विचारकों पे बोला उन्होंने। तो उस वक्त वो अधीर हो गए मोनोटनी वर्ड में, और इसी तरह एग्जिस्टेंस में एकदम से मानसिक रूप से व्यग्र हो गए, वो एंग्जाइटी, मेंटल एंग्जाइटी आ गई, एकदम भावनात्मक विस्फोट हो गया, अधीर हो गए, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाए। तो टी स्टेम है जो उसको टी बार टच नहीं कर रहा, तो ये गुस्से का भी साइन होता है, टेम्पर लूज करने का भी साइन होता है। अब आइए 15वां पॉइंट लेते हैं, स्मॉल ए एंड ओ। स्मॉल ए एंड स्मॉल ओ से देखा जाता है ग्राफोलॉजी में टॉकेटिवनेस, व्यक्ति कितना बातूनी है, कितना सीक्रेटिव है, कितना ओपन है, ये मतलब है। यहाँ ए और ओ आप देखो बंद है सभी, तो ऐसा व्यक्ति बातों को गुप्त रख सकता है, अपने तक सीमित रख सकता है। ये व्यक्ति जो कुछ सोचता है, जो कुछ जानता है, ज़रूरी नहीं हर बार हर वो चीज़ बता दे, उसे पता है कब चुप रहना है, कब अपना मुंह खोलना है। ऐसे व्यक्ति के पास सूचनाओं का अथाह भंडार है,
लेकिन वो जानता है कब मुंह खोलना है और कब नमक मिर्च लगा के बात कहनी है। 16वां पॉइंट लेते हैं, स्मॉल लेटर ई। आप देखो यहाँ स्मॉल लेटर जो ई है ना, वो आई डॉट अगर हटा दें, आई का डॉट हटा दें, डॉटलेस आई जैसा दिखता है। ई जो है भरा हुआ है, आईलेट जो कहते हैं ना ऊपर उसका अंदर का, वो भरा हुआ है और डॉटलेस आई जैसा लगता है। तो इसका क्या मतलब है? क्विकनेस ऑफ थॉट, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में विचारों का अनंत प्रवाह आ रहा है, एक के बाद एक विचार। और क्या बताता है? अधीरता, इम्पेशेंस, दूसरों को चुप रखना, डिज़ायर टू शट अदर्स आउट। ऐसा आदमी ज़्यादा नहीं सुनता किसी की, इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। इवन आपका भी यही ऐसा होगा, तो आप ये नहीं हर एक की हर बात सुनते रहोगे, ये मतलब है। फिर आइए स्मॉल लेटर एफ। स्मॉल लेटर एफ केवल एक ऐसा लेटर है पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 में जो ट्राइजोनल है, तीनों जोन में आता है, अपर मिडल लोअर में। तो इसे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, संगठन कौशल कितना है व्यक्ति में। लेकिन इसमें ना तो कोई लूप है और कुल 5 मिलीमीटर का है ये। अगर वेल फॉर्म्ड एफ होता ना तो ये बताता गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, बहुत अच्छी संगठन शक्ति, विद ए कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल, लचीला होना। लेकिन ओशो के बारे में सबको पता है, ना तो वो पुणे वाला कम्यून ढंग से चला पाए और वहाँ रजनीशपुरम ओरेगन में वो फेल हो गया। तो एफ यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं है इतनी अच्छी। अब हम सेक्स गुरु ओशो की सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। और इसके लिए देखा जाता है जो लोअर जोन वाले लेटर्स हैं, खासकर यहाँ पर जी और वाई, जेड यहाँ पे मिलता नहीं है सब, या कई बार पी में भी लूप हो सकता है, लेकिन यहाँ जी और वाई उन्होंने बनाए हुए हैं, उन्हीं पर ध्यान देंगे हम। वाई आप देखिए 7 बार बिना किसी लोअर लूप के बना है और 3 बार नामात्र का लूप है या रिट्रेस्ड लूप है, और जी 4 बार बनाया गया है बहुत छोटे से लूप से। तो इनसे क्या देखते हैं लोअर लूप? इनसे देखते हैं लिबिडो, काम इच्छा, और मनी ओरिएंटेशन, धन के प्रति क्या दृष्टिकोण है आदमी का। ये अगर बहुत बड़े बने हुए ना, इनको मनी बैग भी कहते हैं। अब यहाँ देखोगे आप, कमज़ोर है, संकीर्ण है ये लूप, लोअर लूप वीक और नैरो हैं। इसका मतलब क्या है? यौन उत्कंठा, ऐसी यौन दुश्चिंता जिसे पहले के दर्दनाक अनुभवों के कारण भुलाया नहीं जा सकता। सेक्सुअल एंग्जाइटी ड्यू टू अर्लियर हार्टफुल एक्सपीरियंसेस विच कैनॉट बी फॉरगॉटन। और ओशो के बारे में पता है सबको कि वो एक लड़की से प्रेम करते थे जब वो 12 साल के थे। वो लड़की शशि नाम था उसका, 8 साल की थी, और फिर वो 9 साल की हुई तो वो टाइफाइड से उसकी डेथ हो गई। तो उनको इतना गहरा झटका लगा उसका कि वो जो मुरली बजाया करते थे वो भी उन्होंने बंद कर दी बजानी। और उस लड़की ने उनसे, ये कहा जाता है, ये हामी भरवाई थी, ये वचन लिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेंगे और वो कहीं भी पैदा होगी तो उसको अपने पास बुला लेंगे। और ये कहा जाता है कि वो जर्मनी में पैदा हुई और उसको फिर ओशो के पास वो आ गई और ओशो ने उसे दीक्षा दी, उसका नाम विवेक रखा, और वो ओशो की डेथ से 6 महीने पहले उसकी डेथ भी हो गई थी। ऐसे व्यक्ति को इस मामले में, मतलब सेक्स के मामले में, बहुत सहानुभूति पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक समझने की ज़रूरत होती है। दिस पर्सन नीड्स वेरी सिंपैथेटिक पेशेंट अंडरस्टैंडिंग इन दिस एरिया, सेक्सुअल मैटर्स में। तो निम्न जोन है जो, उसमें संकीर्ण लूप है, जी और वाई में निचला लूप या तो है ही नहीं या बहुत छोटा, ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? शारीरिक और सेक्सुअल ज़रूरतों के मामले में व्यक्ति एकदम भावहीन है, असंबद्ध है। अनइमोशनल एंड अनइन्वॉल्व्ड अप्रोच रिलेटेड टू फिजिकल एंड सेक्सुअल मैटर्स। इस मामले में व्यक्ति की कोई कल्पनाएं नहीं है, कोई इमेजिनेशंस नहीं है। सो नो क्रिएटिविटी, नो इमेजिनेशंस इन द फील्ड ऑफ सेक्स। और काम इच्छा का रुझान जो है ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। जी में बहुत छोटा लूप है, इसका मतलब द पर्सन इज सोशली सिलेक्टिव, सामाजिक रूप से बहुत चयनात्मक है। इमोशनल मैटर्स में, सेक्सुअल मैटर्स में बहुत सिलेक्टिव है किसी को पार्टनर बनाने में।
लोअर लूप बहुत छोटे हैं। जी में देखिए, तो मित्र बनाने में बहुत चूजी है ये आदमी। मित्र का मतलब यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें, कोई रिटर्न स्ट्रोक नहीं है जिस तरह वाई में। तो इसका मतलब क्या है, यौन ऊर्जा सीमित है, सेक्सुअल एनर्जी इज लिमिटेड, लो सेक्सुअल इंटरेस्ट, यौन रुचि कम है। फिर आप देखिए वाई रिट्रेस्ड भी है, या जी भी अगर रिट्रेस्ड हो तो ऐसा व्यक्ति असामाजिक भी हो सकता है, मतलब विश्वास नहीं करके चलता सेक्सुअल मैटर में, इमोशनल मैटर में, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये भी मतलब होता है इसका। और अगर कोई लूप ना हो जी में वाई में तो ये कहा जाता है लोनर, अकेला। आप देखना ऐसा व्यक्ति शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता जिसके लोअर लूप ना हो, और जिसके फिर बहुत बड़े हैं तो उसको एक्स्ट्रा सेक्सुअल डिजायर है। तो जब ये लोअर लूप नहीं है, सेक्सुअल आउटलेट्स आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड, तो इस व्यक्ति ने फुल स्टॉप लगा रखा है इस फील्ड में। फिर आइए ओशो को, ये हर कोई उनका लोहा मानता है, उनकी एनालिसिस पावर का, तर्कशास्त्र का। वो किसी भी बात को सही या गलत प्रूव कर सकते थे। तो ये कहाँ से देखते हैं ग्राफोलॉजी में, हैंडराइटिंग एनालिसिस में ये जो पावर है, एनालिटिकल पावर, ये कहाँ से देखते हैं? तो ये देखा जाते हैं एम, एन और एच से, स्मॉल एम, एन और एच से। यहाँ पर आप देखेंगे एच, पहला एच को छोड़ दें, आई एम हेयर, एच जो है ना हेयर, उसकी गोलाई को छोड़ दें, बाकी सब एच आप देखेंगे इस तरह से एंगुलर है। तो ये व्यक्ति होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड फास्ट थिंकर। एम, एन, एच अगर नुकीली हो, सुई के आकार जैसी हो, पॉइंटेड हो, मतलब नीडल शेप कहते हैं इसको, नीडल शेप टॉप ऑफ एम, एन, एच, तो ये व्यक्ति क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फास्ट थिंकर है, व्यापक और तेज विचारक। इसकी जजमेंट प्रक्रिया जो है ना बहुत तेज होती है, तेज़ी से दिमाग काम करता है, अक्सर इतनी तेज़ी से करता है, और इनकी निर्णय प्रक्रिया ऐसे लगता है अवचेतन से आ रही है, सबकॉन्शियस से आ रही है, बिना कोई लॉजिक लगाए ऐसा लगता है। और फिर इसमें आप देखना एम, एन, एच में वी फॉर्मेशन अगर है शुरू में, तो इसको कहते हैं एनालिटिकल थिंकर, अरिस्टोटेलियन थिंकर, विश्लेषणात्मक विचारक। ऐसा व्यक्ति क्या है, किसी भी समस्याओं को टुकड़ों में तोड़ता है, उन टुकड़ों को एनालाइज करता है पहले अलग अलग, और फिर बाद में जोड़ के एक फाइनल डिसीजन लेता है। और इन्होंने खूब कर रखा है ओशो ने, आप इनका योग सूत्र ही पढ़ो, उसमें कोई भी एक सूत्र है उसको वो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और फिर समझाते हैं उनको। ओशो की राइटिंग में आप देखेंगे एम, एन और एच में चौड़े वेजिज भी बने हुए हैं, माउंटेन टॉप्स कहते हैं इनको, पर्वत शिखर टाइप। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव थिंकर, अन्वेषक विचारक। तो ये वो पर्सन है जो उन चीज़ों की जांच करता है जो पहले से ही ज्ञात हैं, नोन है। ये व्यक्ति शोध के लिए बना है। उन्होंने हर धर्म, हर विचारणा, इवन शब्दों तक की गहराई में जाके उनके मतलब निकाले, उनके मतलब बताए। वो बार बार कोट करते हैं महात्मा बुद्ध को कि उन्होंने कहा आप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। उन्होंने कहा था नेवर ओबे एनी वंस कमांड अनलेस इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन यू ऑल्सो। अपने अंदर से देखो, किसी की इस तरह रटे रटाए मत मानो, खुद खोजो। फिर आइए कैपिटल एम, 21वां पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर अब। कैपिटल एम बताता है थिंकिंग पैटर्न, सोच की प्रक्रिया क्या है व्यक्ति की। यहाँ पे आप देखो इन्होंने मोनोटनी इज़ डेथ, इसमें जो एम यूज़ कर रखा है, तीनों स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक हैं, एक जैसे हैं लगभग। ये क्या बताता है, पॉइज, संतुलित दिमाग है, हाई माइंडेडनेस, उच्च कोटि का दिमाग है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट पर्सन है, और फिर एक्सेलेंट टेस्ट है, उत्कृष्ट अभिरुचियां हैं। और आप देखेंगे शुरू में ही एंगल है, कोणीय है, प्रारंभिक स्ट्रोक, इनिशियल स्ट्रोक एंगल्ड है। तो इसका मतलब क्या है, एक आदर्श के लिए प्रयास करना लेकिन बिना किसी सफलता के। तो उन्होंने कम्यून स्थापित करने की कोशिश की कि पूरा संसार इस तरह से हो, कोई रोक टोक ना हो, लेकिन वो फेल हो गया, वो चल ही नहीं पाया। सो स्ट्राइविंग फॉर एन आइडियल विदाउट सक्सेस। फिर एग्रेसिव टेंडेंसी, जितनी एंगुलर राइटिंग होगी उतना ही एग्रेसिव पर्सन है,
यहाँ एग्रेशन किस मामले में है? दर्शन और विचार के मामले में। अपनी अवधारणा को लोगों तक फैलाना है, उसमें कोई रुकावट उसको एक्सेप्ट नहीं करना। केवल आप देखो एम जो है कोई सजा संवरा नहीं है, बेसिक स्ट्रोक है इसमें केवल। तो ऐसा व्यक्ति कंटेंटेड विद लाइफ, जीवन से संतुष्ट है और कोई दिखावा या फालतू कल्पना नहीं करता। 22वां पॉइंट लेते हैं, कैपिटल आई। यहाँ पे ये जो हमने लिया है सैंपल, इसमें आई से ही शुरू हो रहा है और आई में आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी आई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति को ठीक ठाक आत्मगौरव होता है, सेल्फ एस्टीम की भावना आई से देखी जाती है। पीपीआई कहते हैं इसको, पर्सनल प्रोनाउन आई, कैपिटल आई जो होता है। तो इस आदमी की ज़रूरतें, उसके जीवन मूल्य, उसकी सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये सब देखा जाता है इसे, और ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें देखोगे ऊपर वाला आई का जो लूप है ना, बहुत बढ़िया सा बना हुआ है। तो इससे पता चलता है उन पर मैटरनल इफ़ेक्ट ज़्यादा था, माँ और नानी खासकर, उनसे वो ज़्यादा प्रभावित थे। माता पिता में से माँ को या नानी को, मतलब मदर फिगर, उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो आई विद फुल हेड शोज़ मदर इन्फ्लुएंस्ड बट आउटगोइंग सोशली, लेकिन सामाजिक रूप से बाहर जाने वाला भी है व्यक्ति। ठीक है, तो पीपीआई पर्सनल प्रोनाउन आई या सिंपल है, इसका मतलब सरल प्राकृतिक व्यक्ति है, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ठीक ठाक स्वाभिमान की भावना है। ओके, फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इनिशियल स्ट्रोक आई में देखिए, और फिर एक छठी लाइन में जिस तरह ए बनाया हुआ है, ए लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, ए आप देखोगे थोड़ा घुमावदार है, तो ये बताता है सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य की भावना वाला व्यक्ति है, मजाक पसंद आदमी है। तो जितना गोलाई लिए हुए लेटर्स होंगे, फॉर्मेशंस होंगी, उनसे पता चलता है ये सब। फिर आइए पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सावधानी से प्रयोग किया है। पूर्ण विराम जो है पीरियड कह देते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, बहुत अच्छे से सोच समझ के प्रयोग किया हुआ है। तो इससे पता चलता है वेल रेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन है। और सबको पता है कि उन्होंने फ़िलॉसफी में एमए की थी, फिर उसके बाद पढ़ाया भी था उन्होंने। तो पंक्चुएशन से पता चलता है व्यक्ति संस्कारित है। बहुत ब्रीफ में मैंने बताया आपको ओशो की हैंडराइटिंग एनालिसिस। अगर आप चाहेंगे तो और हम डिटेल में आपको बता सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। मुझे अगर लगा कि आपका इंटरेस्ट है और ज़्यादा जानने में, तो हम इनके और भी हैंडराइटिंग के सैंपल ले सकते हैं, उससे और भी बातें बताई जा सकती हैं। अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में हैंडराइटिंग एनालिसिस अभी हम कर चुके, अभी हम करेंगे सिग्नेचर एनालिसिस। इनके सिग्नेचर कुछ और ही कहते हैं, सिग्नेचर बहुत वेरी कर रहे हैं हैंडराइटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।